हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शौर्य कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 3 क्वेश्चन इंग्लिश का, जो कि हनीकॉम्ब पार्ट से है। ठीक है, आज हम लोग हनीकॉम्ब पार्ट का पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, सॉरी, अब आएगी वीडियो। ठीक है, और क्लास 7 का मैंने शुरू किया। ठीक है, क्लास 6 का मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं क्लास 7 कर रहा हूँ। ओके, तो पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन क्या है और किसके हैं और क्यों हैं और इसका आंसर उसे पता चलता है कि नहीं, ये देखने के लिए तो हमें कहानी पढ़ना पड़ेगा। पहले है बिफोर यू रीड, मतलब तुम्हारे मतलब शुरू करने से पहले ये एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। तो एक राजा है, उसके 3 सवाल हैं और वो चाहता है कि कोई इन 3 सवालों के उसको उत्तर दे दे। अब क्वेश्चंस क्या हैं और उस क्वेश्चंस के और किंग को ये आंसर इनका क्यों चाहिए, इन क्वेश्चंस का, ये देखने हैं हमें इस कहानी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। तो एक थॉट आता है एक राजा के मन में, जो कि है कि अगर वो एक 3 चीज़ों के बारे में जान जाए तो वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो 3 चीज़ें क्या है वो देखते। दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिंग समथिंग विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है, तो 3 सवाल ये हैं कि एक राइट टाइम क्या होता है कोई भी चीज़ शुरू करने का। ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है। कौन कौन से लोग को उनको सुनना चाहिए, मतलब कौन कौन से लोगों को राजा को सुनना चाहिए, किन किन लोगों का बात सुनना चाहिए, और क्या इम्पोर्टेंट थिंग है राजा के लिए करने को। ठीक है, तो ये 3 सवाल थे उसके। अब देखते हैं कि ये सवालों के जवाब उसे मिले हैं या फिर नहीं। ठीक है, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promised a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो जो राजा है वो कई जगह मैसेंजर्स को भिजवाता है, मतलब अपने लोगों को भिजवाता है पूरे साम्राज्य में, और एक मतलब मनी का वो रकम रखता है कि जो भी इन तीनों सवालों के आंसर सही सही दे देगा उसे वो एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा, अमाउंट ऑफ मनी देगा। ठीक है, आगे है, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे ज्ञानी महाज्ञानी पढ़े लिखे लोग आए और राजा को उनके क्वेश्चंस का आंसर दिए राजा का, लेकिन राजा उन क्वेश्चंस के आंसर को, मतलब ऐसा हुआ कि राजा उन आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, उसे आंसर्स पसंद नहीं आया इन लोगों के, ये जो वाइज मैन आए थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट strictly, one only in the way they said could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that a king needed a council of wise men who would help him act of the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब इसका मतलब हुआ कि पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, और कुछ लोग कहते हैं कि सारी चीज़ टाइम पे नहीं हो सकते, मतलब वो सारी चीज़ प्रॉपर टाइम पे नहीं कर सकता है राजा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है पहले से ही कि राइट टाइम क्या है किसी भी चीज़ को करने का। किंग ने नोटिस किया कि बहुत सारे मूर्खता वाले भी लोग आए हैं जो उसे मूर्ख तरीके से आंसर दे रहे हैं और उनका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ और अलग लोग और दूसरे लोग कहते हैं राजा को कि उन्हें एक वाइज मैन्स का काउंसिल बिठाना चाहिए। काउंसिल मतलब तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे, काउंसिल मतलब एक लोगों का ग्रुप होता है जो कि
एडवाइस देते हैं राजा को और रूल्स बनाने में मदद करते हैं, सलाह देते हैं, सलाह मशवरा करने वाले लोग होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल बिठाना चाहिए ज्ञानी महाज्ञानी लोगों का, जो कि एक प्रॉपर टाइम में उनके साथ एक्ट करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ये इसलिए क्योंकि एक आदमी इम्पॉसिबल होता है कि कोई एक आदमी डिसाइड कर ले सही सही विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की बिना मदद लिए कोई भी राइट टाइम करने का, हर एक एक्शन का राइट टाइम करने का। बट देन अदर सेड, बट कुछ अदर लोग भी फिर कहते हैं कि फिर मान लो कुछ चीज़ अर्जेंट हो गया, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये चीज़ जो है वो काउंसिल के डिसीजन का वेट हम लोग नहीं कर सकते, कुछ चीज़ अर्जेंट भी होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अगर इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, एक ऑर्डर टू राइट टाइम डिसाइड करने का एक ऑर्डर का है, तो किसी भी चीज़ को करने का, तो हम लोग को पहले फ्यूचर देखना होता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। और ये चीज़ बस जादूगर ही कर सकते हैं फ्यूचर को देखना। तो राजा क्या करते हैं कि मैजिशियंस के पास जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास राजा जाते नहीं हैं। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरे सवाल के आंसर में, some people said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others choose the doctor, and yet said that his soldiers were the most necessary. अब दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए प्रजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग होते हैं, और काउंसिलर्स भी, काउंसिलर मतलब काउंसिल के मेंबर्स, जो मैंने भी बताया आपको काउंसिल। और कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी जो होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और कुछ लोगों ने, फ्यू अदर्स ने कहा डॉक्टर्स को चूज किया, और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते किंग्स के लिए, क्योंकि सोल्जर नहीं रहेंगे तो राजा किसी भी राज्य पे अटैक नहीं कर सकता है ना, तो सोल्जर्स ज़रूरी हो सकते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर था, ठीक है। To the third question, some said science, others choose fighting, at yet other religious worship. और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब उसके लिए, किंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो थर्ड क्वेश्चन के सवाल जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस ज़रूरी है, विज्ञान ज़रूरी। कुछ लोग कहते हैं कि फाइटिंग, लड़ना, और कुछ लोग पूजा पाठ पे भी बोले हैं, ठीक है। तो पूजा पाठ करना भी, मतलब पूजा पाठ करना चाहिए राजा को। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। अब इन लोगों के आंसर्स जब देखता है राजा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है राजा को। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। तो राजा को ये इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलता, और वो किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं देता है। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या करता है, इसके बजाय वो चाहता है, डिसाइड करता है कि वो एक हर्मिट का जा करके, किसी हर्मिट के पास जा करके उससे एडवाइस ले। अब हर्मिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। अ हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स एंड अलोन लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक वो पर्सन होता है जो कि अकेला अपना ज़िंदगी जी रहा होता है और सिंपल लाइफ जी रहा होता है। तो राजा चाहता है कि उससे जा कर के बातें करे राजा, ताकि उनके सवालों का उन्हें जवाब मिल सके। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड वाइज विच वी नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट है वो कि लकड़ी के घर में रहता था, जिससे कि वो कभी भी मतलब निकलता नहीं था, वहीं रहता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पर्सन एंड सो द पुट्स ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। वो देखता है राजा, मतलब सुना है, देखा है कि वो बस सिंपल पीपल की तरह ही सिंपल क्लॉथ्स में रहता है। तो राजा भी क्या करता है कि वो भी ऑर्डिनरी क्लॉथ्स में हो जाता है, नॉर्मल क्लॉथ्स में हो जाता है। बिफोर ही रीचेड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और हर्मिट के हट के पहुंचने से पहले ही वो अपने घोड़े से उतर जाता है, और वो अपने घोड़े को बॉडीगार्ड के साथ छोड़ देता है अकेले, और फिर वो चला जाता है हर्मिट के हट के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द फ्रंट इन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो कि राजा जो है वो जाता है हर्मिट के हट के पास, और वो देखता है कि जो हर्मिट है, मतलब जो आदमी है, वो क्या करता है, अपने घर के हट के सामने वो ज़मीन खोद रहा होता है।
और अब क्या होता है कि जो हर्मिट है वो राजा को ग्रीट करता है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली। वो राजा को मतलब स्वागत करता है राजा का, और फिर वो खोदना शुरू कर देता है, ग्रीट करता है। हर्मिट जो है वो बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर था थोड़ा, तो वो काम करते करते बहुत तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहा था, ठीक है, थका हुआ था, वो भी बूढ़ा था ना इसीलिए। आगे द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? राजा हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट मतलब उसको बोलता है कि यानी हर्मिट मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाब के लिए। वो 3 सवाल ये हैं कि ऐसा कौन सा मतलब टाइम है कोई भी सही चीज़ करने का, और कौन कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं, और क्या करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब द हर्मिट listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब जो हर्मिट है राजा की बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, वो खोद ही रहा होता है। तो फिर राजा बोलता है कि तुम थक गए होगे, मेरे को स्पेड दे दो। स्पेड मतलब तुम्हें पता है ना, जिससे मिट्टी खोदते हैं, ये वाला स्पेड है। ये देखो, ये जो है ना स्पेड, ये वाला, ठीक है, इससे वो खोद रहा होता है हर्मिट, और यही मांगता है राजा कि लाओ तुम मुझे दे दो, मैं काम करता हूँ, तुम थोड़ा सा बैठो, तुम थक गए होगे। तो हर्मिट थैंक्स करता है और राजा को स्पेड देते वो ज़मीन पे बैठ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest, let me work. राजा 2 ही बेड को खोदता है। बेड मतलब बिस्तर नहीं, बेड मतलब होता है एक छोटे पैचेस, मतलब प्लांट्स के लिए छोटे छोटे पैचेस बनते हैं ज़मीन पे, उन्हें बेड्स कहा जाता है, ठीक है। तो राजा 2 ही बस ये ऐसे पैचेस खोदता है और वो रुक जाता है और फिर से अपने सवालों को दोहराता है। हर्मिट जो है उन सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा होता है, अपना हाथ को सीधा करता है और फिर स्पेड मांगता है और बोलता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा जो है उसे स्पेड नहीं देता है और खोदना चालू ही रखता है। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. 1 घंटा बीत जाता है और फिर जो सन जो है, सूरज जो, वो ढल जाता है, पेड़ों के पीछे छुप जाता है जाके, और एट लास्ट जो राजा है वो स्पेड को ज़मीन पे गाड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया था अपने सवालों के जवाब के लिए वाइज मैन, अगर तुम्हारे को आंसर नहीं देना है तो तुम बोल दो और मैं अपने घर निकल देता हूँ, ठीक है। और फिर हर्मिट बोलता है कि अरे देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक का मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने जितना पार्ट पढ़ा, एक पार्ट अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी था, कहानी शुरू करने से पहले ही लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट लिखा है, तो इस फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा क्यों चाहता है इन अपने 3 सवालों के जवाब। और सेकंड क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ये क्वेश्चन है, अब ऑप्शन आपको देना है कि टू फेच वाइज मैन, मैसेंजर्स को भेजा जाता है पूरे साम्राज्य में, किस लिए, कि कुछ वाइज मैन को ढूंढा जाए, या फिर आप उसके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, या फिर कोई एक वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, या फिर एक रिवॉर्ड को अनाउंस करने के लिए जो कोई भी उसके सवालों के जवाब देगा। आपको अपनी चॉइस को मार्क करना, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा क्यों चाहता था अपने 3 सवालों के जवाब। तो आंसर है, द किंग थाउट दैट ही वुड नेवर फेल if he knew the right thing to his
3 questions. It reflects his foresight as a king to be prepared for new ventures, his king wisdom at seeking the right counsel and his ambition to succeed. अब देखो आंसर ये है कि जो राजा है वो सोचता है कि अगर वो इन तीनों सवालों के जवाब उसे सही से मिल जाते तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता है और वो एक राजा के रूप में उभर के आ सकता है नए वेंचर्स में। उसका जो विजडम है वो राइट काउंसिल में बढ़ता और उसका मतलब जो एम्बिशन है मतलब उसका जो ज्ञान है वो और बढ़ के प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि मैसेंजर्स को साम्राज्यों में भेजा जाता किस लिए, कि वाइज मैन को ढूंढा जाए या फिर उसके आंसर्स के क्वेश्चन को ढूंढा जाए या फिर एक वाइज हेरमेट ढूंढा जाए या फिर एक रिवॉर्ड अनाउंस किया जाए जो कोई भी इनके क्वेश्चन का आंसर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। जो किंग है वो चाहता है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो पूरे साम्राज्य से आएँ और उनके तीनों सवाल के आंसर दे और फिर वो एक प्राइस एक रिवॉर्ड लेके जाएं। ठीक है, वो ये चाहता था राजा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते सेकंड पार्ट पढ़ते। ठीक है, अब तुम देखोगे कि जो फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था वो एक इंटेंस के साथ ख़त्म हुआ था। जैसे कोई भी मतलब कोई भी कार्टून या फिर कोई भी चीज़ जो होता है आप देखोगे तो कोई कोई चीज़ें इंटेंस पे छोड़ दिया जाता है, मतलब एक ऐसे पार्ट पे छोड़ दिया जाता है कि उसके बाद आप चाहते हैं कि उसके आगे क्या हुआ होगा वो आप सोचते हैं और उसके बाद फिर आपको तो मिल ही जाता है देखने। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इंटेंस दिया गया लेकिन सेकंड पार्ट इसका सीधा नीचे ही है। ठीक है, कुछ ऐसे कहानी होते हैं जिससे कि मतलब कुछ ऐसे बुक के अंदर कहानी होते हैं जो कि किसी बुक से लिया जाता है और थोड़ा सा लिया जाता है और लास्ट में ऐसा इंटेंस छोड़ दिया जाता है जिससे कि मतलब बच्चे जो चाहे और पूरा पढ़ने का। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही होता है। अब सेकंड पार्ट है, The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were passed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जो राजा है वो पीछे देखता है, पूरा घूमता है, पीछे देखता है और देखता है कि एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी उसके पास भागते हुए आ रहा होता है। उसके हाथ उसके स्टमक्स को प्रेस करके रख रहे होते हैं और वहाँ से खून बह रहा होता है। जब वो राजा के पास पहुँचता है तो वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है ज़मीन पे। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट जो है वो उस आदमी के कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव रहता है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. जो राजा है वो उसके वाउंड को धोता है और कवर कर देता है अपने रुमाल से, लेकिन जो खून होता है वो रुक ही नहीं रहा होता है। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. जो राजा है वो उसके वाउंड को, उसके चोट को फिर से ड्रेस करता है, फिर से मतलब ठीक करता है, ड्रेसिंग करता है और जब तक करता रहता है जब तक कि उसके पेट से खून निकलना बंद ना हो जाए। ठीक है, एट लास्ट द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। एट लास्ट जो आदमी है वो फील करता है अच्छा और फिर पानी के लिए पूछता है। ठीक है, पानी मांगता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा जो है एक फ्रेश पानी लाता है थोड़ा सा और उसे पिला देता, थोड़ा सा नहीं मतलब पिलाता है अच्छे से। By this time the sun had set and the air was cool. अब इस समय तक जो सूरज है वो डूब गया होता है और जो हवा है वो एकदम ठंडी हो जाती है। The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. और जो राजा है वो हर्मिट की मदद के साथ उस वाउंडेड मैन को, उस चोट वाले आदमी को उसके हट तक लेके जाता है, हर्मिट के हट तक लेके जाता है और बेड पर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जो आदमी है वो अपना आँख बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो राजा है वो अपने इतने सारे काम से थक जाता है और वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और पूरी रात वो वहीं सो जाता है। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हू द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। जब वो उठता है तो उसे थोड़ी देर बाद, थोड़ी मिनट्स बाद याद आता है
थोड़े मिनट पहले याद दिया जा जाता है कि वो और जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है वो वहीं बेड पे लेटे हुए हैं। फिर अब क्या होता है कि फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। अब जो बियर्डेड मैन है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मतलब कमज़ोर सी आवाज़ में कि मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सेड दैट द किंग वाज अवेक, जब वो देखता है कि राजा उठ गए हैं, ठीक है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर द सेड द किंग। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो, राजा ऐसे पूछता है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not touched my wound. I wished to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब इतनी बड़ी बात है, चलो इसे समझते भी हैं। तुम मुझे नहीं जानते होगे, ऐसा वो बॉन्डेड मैन बोलता है। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ जो कि तुम्हारे से बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई को मौत की घाट उतार देते हो और मेरे प्रॉपर्टी को भी सीज कर लेते हो। सीज करना मतलब फोर्सफुली उससे ले लेना। मैं जानता हूँ कि तुम हर्मिट से अकेले मिलने गए हो। मैं अपना माइंड बना लेता हूँ तुम्हारे को। तुम अगर घर आ रहे होगे तो वहीं पे मैं तुम्हारे को मार दूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और तुम नहीं आते हो। तो मैं अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकलता हूँ और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास पहुँच जाता हूँ, आ जाता हूँ। और वो क्या करता है, मुझे को पहचान जाता है और मेरे को चोट कर देता है। मैं उससे बच निकलता हूँ और मैं तो एकदम मरने वाला होता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, लेकिन अगर आप मेरे वाउंड को ड्रेस नहीं किए होते, अगर तुम मेरे चोट को ठीक नहीं किए होते, ड्रेस नहीं किए होते, तो मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू। मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। अब मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मैं तुम्हारे को मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब एकदम वफादार सर्वेंट के तरह सर्व करूँगा और अपने बेटों को भी कहूँगा यही चीज़ करने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। अब क्या होता है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विथ हिज एनिमी सो ईजली। अब क्या होता है, राजा बहुत खुश हो जाता है और अब वो शांति मतलब बिछा सकता था अपने एनिमी से बहुत ईजली। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और अब वो तो एक तरह से दोस्त बन गए थे, दोस्ती जीत लिए थे। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब क्या होता है कि राजा उसे माफ़ ही नहीं करता है और कहता है कि वो अपने कुछ सर्वेंट्स और डॉक्टर भी भेजेगा उसे देखभाल करने के लिए, और वो प्रॉमिस करता है राजा कि उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी दे देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब जो आदमी था जिसे चोट लगा हुआ था वो चला जाता है। जो राजा वो बाहर आता है हट से और फिर हर्मिट को मतलब ढूंढता है, गोल घूमता है, देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार फिर चाहता है कि उसके सवालों के जवाब दे दे हर्मिट। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग देयर बिफोर। हर्मिट जो है वो घुटनों पे बैठा हुआ रहता है और वो सीड्स को बो रहा होता है बेड्स पे, मतलब पैचेस पे, जो कि कल खोदा था राजा और हर्मिट ने मिलके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि आखिर बार मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मतलब मेरे क्वेश्चंस के आंसर की भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को जवाब दे दो मेरे सवालों के। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब हर्मिट बोल रहा है कि तुम्हारे को तो आंसर मिल चुका है तुम्हारे सवालों का। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग पर द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। ये चीज़ हर्मिट कहता है, मतलब बैठे बैठे कह देता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब राजा बोलता है कि मेरे को तो आंसर मिला ही नहीं तुम्हारे से, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तुमने नहीं देखा, हर्मिट ने ऐसा कहा। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड
had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. अब क्या होता है कि हर्मिट बोलता है कि तुम अगर मेरी वीकनेस को कल नहीं मतलब कर पाते, पहचानते और इस बेड्स को नहीं खोदते और चले जाते यहाँ से, तो वो आदमी तुम्हारे को मार देता। लेकिन तुम चाहे कि तुम यहीं पे रहो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो था, जो कि पहला क्वेश्चन था कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टाइम है उसको सही चीज़ करने का, तो इम्पॉर्टेंट टाइम यही था कि तुम मेरे साथ उन बेड्स को, उन पैचेस को खोदे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे इम्पॉर्टेंट मैन हूँ तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ तुम अच्छे से रहे, ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहा, इम्पॉर्टेंट बिजनेस रहा। Afterward, when the man ran towards, the most important time was when you caring for him. इसके बाद अब दूसरी बात भी कि जब आदमी तुम्हारे पास दौड़ते हुए आया, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो सही चीज़ करने का था वो तो ये था कि तुमने उसको मतलब जो बाउंडेड मैन था उसको ठीक किया, उसका केयर किया, क्योंकि अगर तुम उसके वाउंड्स को ड्रेस नहीं करते तो वो मर जाता विदाउट तुम्हारे साथ शांति बिठाए। ठीक है, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सो इस हिसाब से वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट मैन हुआ। और व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके साथ जो किया ये तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। याद रखना है ये ओनली एक टाइम है जब हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो टाइम है अभी, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही ऐसा टाइम है जिस टाइम हम लोग कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बीत गया है वो तो बीत गया, अब जो आने वाला है तो वो आने वाला है, लेकिन जो भी चल रहा है उसमें तो हम लोग कुछ कर सकते हैं ना एक्ट। ठीक है, the most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one know what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business to do that the person good, because we were sent into the world for that purpose alone. और सबसे ज़रूरी आदमी तुम हो अपने पर्टिकुलर मोमेंट के साथ। ये कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में किसके साथ क्या हो जाए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि तुम सबके साथ सही से रहे, मतलब सबके साथ सही प्रतीत कर रहे, क्योंकि तुम इस दुनिया में इसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हो और कोई पर्पज़ के लिए नहीं भेजे हो, अकेले इसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हो। ठीक है, तो अब ये कहानी ख़त्म होती है। ठीक है, इस कहानी को पूरा स्टोरी को ख़त्म करने भाई 27 मिनट्स लग गए, देख रहे हो। और अब भी कॉम्प्रिहेंशन चेक इसका तो बचा भैया, अगर मैं क्वेश्चन आंसर ना भी करूँ लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। और इस कहानी को लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने। ठीक है, इसे रिटोल्ड किया गया वैसे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका भी कॉम्प्रिहेंशन चेक है, बहुत बड़ा नहीं है, एक ही क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्सेस। अब ये 5 सेंटेंसेस दिया गया है, इन 5 सेंटेंस में ये जो भरे हुए ये बॉक्स के अंदर जो 5 बचे हुए सेंटेंस है, इसमें सही तरीके से डालना है और इन सेंटेंसेस को पूरा करना है अप्रोप्रिएट पार्ट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन 2 का आंसर ये रहा। पहला, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो उसका आगे वाला है बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जो उनके आंसर थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे, इसलिए किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला का ये होगा। सेकेंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि वाइज मैन का काउंसिल होना चाहिए। उसके आगे का क्या है, टू हेल्प द किंग एट राइट टाइम, कि जो कि सही टाइम पे राजा की हेल्प करे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का। थर्ड है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्यों, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तो एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली थर्ड का होगा। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट डैश, किंग ने हर्मिट से रिक्वेस्ट किया, आगे क्या, टू आंसर 3 क्वेश्चन, आंसर 3 क्वेश्चन का। ठीक है, 4 का ये है। द किंग वास्ट एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन वाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। 5वां का ये है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ओके, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन आंसर के अंदर,
वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब ये पूरे कहानी से ही क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। हाँ 8 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू द गो टू मैजिशियंस। किंग को क्यों सलाह दिया जाता है कि वो मैजिशियन के पास जाए, जादूगर के पास जाए। सेकंड है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन वॉज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में क्या सलाह दिया गया था राजा के लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या सजेशन दिया गया था थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन था, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। क्या जो ज्ञानी लोग जो आए थे उन्हें किन्हीं को भी रिवॉर्ड मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ठीक है, ये बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। राजा ने कैसे हर्मिट का हेल्प किया, मतलब राजा, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट ने कैसे वाउंडेड मैन को हेल्प किया। और सिक्स्थ में 2 क्वेश्चन है, हु वाज द बियर्डेड मैन, मतलब बियर्डेड मैन कौन था, और वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, और क्यों वो राजा से माफ़ी मांग रहा था। सेवेंथ क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही टू डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। सेवेंथ क्वेश्चन है कि राजा ने बियर्डेड मैन को फॉरगिव कर दिया और माफ़ी के साथ साथ उसने क्या क्या किया राजा ने, ये भी बताना है। और 8 क्वेश्चन है, व्हाट वर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। हर्मिट ने तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या क्या दिए हैं ये हमें सेपरेटली बताना है, और तुम्हें कौन सा आंसर सबसे सही लगा और क्यों लगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इन 8 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, सम वाइज मैन दैट हैड come forth to answer the question were of the opinion that some tasks could be urgent and couldn't wait for the decision of the council, and the hence best way of reaching a decision on time was to look into the future. Thus the king was advised to go to magicians. अब क्वेश्चन था कि किंग को क्यों एडवाइस किया जाता है मैजिशियंस के पास जाने के लिए। तो कुछ वाइज मैन, सॉरी कुछ हो गया था। तो कुछ वाइज मैन ने क्वेश्चन का आंसर दिया कि ओपिनियन ये देते हैं कि कुछ टास्क जो हैं वो अर्जेंट होते हैं और काउंसिल के डिसीजन का हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है डिसीजन पे पहुंचने का कि हम लोग फ्यूचर का टाइम पहले ही देख लें। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि मैजिशियंस के पास किंग को भेजा जाए, मतलब किंग जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या क्या एडवाइस दिया। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कंसिडर किया कि किंग जो है वो काउंसिलर्स, मतलब किंग जो है काउंसिलर्स होना चाहिए प्रिय। कुछ लोगों ने कहा कि प्रिएस्ट उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, प्रिएस्ट का एडवाइस ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स और सोल्जर्स भी उनके लिए बहुत ज़रूरी आदमी होंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या आंसर बताया गया था थर्ड क्वेश्चन में, क्या सजेशंस का बताया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस का अफेयर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने फाइटिंग चूज़ किया और कुछ लोगों ने पूजा पाठ का भी चूज़ किया, जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है राजा को करने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाइज मैन जो वाइज मैन है वो रिवॉर्ड जीतते हैं कि नहीं और क्यों नहीं जीतते हैं। तो जो वाइज मैन होते हैं वो रिवॉर्ड नहीं जीतते, क्योंकि जो आंसर होते हैं उन राजा के क्वेश्चंस का वो लोग जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देते हैं, अलग अलग तरीके के देते हैं। तो इस चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता राजा, और वो फिर चाहता है कि वो हर्मिट के पास जाए इन चीज़ों के आंसर पूछने के लिए। तो अब बताना कि किंग और हर्मिट ने कैसे वाउंडेड मैन का हेल्प किया। तो किंग और हर्मिट ने वाउंडेड मैन की क्रॉसिंग को हटाया और उसके चोट को साफ किया और फिर उसे कवर कर दिया ताकि ब्लड लॉस थोड़ा रुक जाए। किंग ने रिड्रेस किया उसके ब्लड को पूरा रोकने का, और फिर रुक गया खून, और उसे फिर हर्मिट ने और राजा ने मिलके घर पे लेके गए, हट पे लेके गए, हर्मिट के हट पे, ताकि वो रात बिता सके, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वो बियर्डेड मैन कौन था। तो वो बियर्डेड मैन राजा का ही एक एनिमी था, दुश्मन था, जो कि उससे बदला चाहता था। जो किंग है वो उसके भाई को, बियर्डेड मैन के भाई को मार देता है और उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है। द मैन हैड प्लान्ड टू किल द किंग ऑन हिज वे बैक बट वाज आइडेंटिफाइड द किंग बॉडीगार्ड एंड ग्रेवली वाउंडेड। बट और वो चाहता है
कि राजा को वो जब रास्ता में हो राजा तो उसे मार दे, लेकिन उसके बॉडीगार्ड राजा के बॉडीगार्ड ने उसे पहचान लिया और फिर उसे चोट पहुंचा दिया। सेकंड था, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड था पार्ट, वाई वाज ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, राजा से उसने माफी क्यों मांगा। द बियर्डेड मैन फेल्ट डीपली ग्रेटफुल टू द किंग फॉर सेविंग हिज लाइफ, बियर्डेड मैन ने अपने राजा का ऐसा मतलब देखा कि उसने राजा ने उसका जीवन बचा लिया, इसलिए वो उससे माफ़ी मांग रहा था और चाह रहा था कि वो अपने बेटे को भी इन किंग के सर्विस में लगाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कि राजा ने क्यों बियर्डेड मैन को मतलब क्या मतलब माफ़ी दे दिया, तो और उसके साथ क्या क्या फॉरगिवनेस में दिखाया। तो किंग ने एनिमी के साथ तो शांति बिठा लिया और उसके गुडविल के गेस्चर के लिए राजा ने कुछ सर्वेंट्स और ट्रेडिशनल डॉक्टर्स को बियर्डेड मैन की चोट के देखभाल के लिए भेजा और उसकी प्रॉपर्टी भी उसे दे दिया ठीक ठाक से, ठीक है। और 8 क्वेश्चन था कि हर्मिट के तीनों क्वेश्चंस के आंसर मतलब राजा के तीनों क्वेश्चंस के आंसर हर्मिट ने कैसे कैसे दिए बताना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने ऐसे दिया, द मोस्ट important time is now because it is the only time we have any power to act. The past has gone and the future is yet to come. It is only in the present we can take charge of things and do something. जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है कुछ भी चीज़ का करने का वो अभी है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट जो है वो तो बीत गया, फ्यूचर जो है वो आने वाला है। तो अभी जो टाइम है जिसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आंसर में बोलता है हर्मिट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद ही है, राजा ही है एक पर्टिकुलर मोमेंट में, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है और हम लोग जानते नहीं कि हम लोग कब तक जिंदा रहे ना रहे। थर्ड क्वेश्चन था कि क्या मतलब कौन सा काम सबसे ज़रूरी था किंग के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि सभी लोगों के साथ गुड की तरह रहें, मतलब सही से रहें, सबके साथ तरीके से रहें, ठीक है। और मुझे जो आंसर मेरे हिसाब से जो आंसर सबसे सही लगा वो ये लगा कि जो प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही टाइम है जब हम लोग अपने मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट तो बीत गया, पास्ट में जो गलती की तो वो तो बीत गया, लेकिन जो पास्ट में गलती की उनको सही अभी ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हर्मिट ने जो आंसर दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है वर्किंग विथ लैंग्वेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच आइटम्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यहाँ पे एक लिस्ट ए ये है और लिस्ट बी ये है, ठीक है। तो हमें मैच करना है उनके मीनिंग्स के साथ, जैसे वाउंडेड का सिवियरली इंजर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे हमको सभी के मीनिंग के साथ मिलाना है। फेंटेड का ऊपर से दिया हुआ है कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है। और थर्ड है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 ब्लैंक्स। हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स है जिसमें हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड मतलब वर्ड के एकदम अप्रोप्रिएट सही फॉर्म हम डालना है ब्रैकेट्स में से। जैसे देखो ये प्रॉमिस है तो ये प्रॉमिस को दोनों ब्लैंक में सही तरीके से डालना है। तो मान लो जैसे पहले में प्रॉमिस्ड है और सेकंड में प्रॉमिस है, तो हमें वर्ड का सही फॉर्म डालना, जहाँ पे डालने की ज़रूरत है वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वैसे ही 1 2 3 4 6 7 ऐसे, ठीक है। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उन दोनों क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, देखो पहला जो है वाउंडेड है उसका मीनिंग होगा सिवियरली इंजर्ड, ठीक है। अवोक का होगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव का होगा पार्डन, ठीक है। आपने कई जगह सुना होगा कि फॉरगिव को कुछ लैंग्वेज में पार्डन भी कहा जाता है, इंग्लिश में अलग तरीके से पार्डन कहा जाता है। और अगला है फेथफुल को कहा जाता है लॉयल, और पिटी को कहा जाता है टू फील सॉरी फॉर। बेड्स का मीनिंग हुआ स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, और रिटर्न का हुआ गिव बैक, ठीक है। इन सब लिस्ट ए का लिस्ट बी के साथ मैंने मीनिंग बता दिया। अब इसमें क्या करना था कि किसी 3 वर्ड का आपको 3 सेंटेंस बनाना था, कि नहीं 3 वर्डों का आपको सेंटेंस बनाना था एक, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस भी बनाया, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा सॉरी, लेकिन ये क्वेश्चन था। द वाउंडेड डॉग वॉज टेकन टू इट। वाउंडेड का मैंने एक सेंटेंस बनाया कि एक बीमार कुत्ते को एक चोटीले कुत्ते को लेके जाया गया। फेथ मतलब होता है वफादार। द बैंक गेव हिम अ हार्टफेल्ट फेयरवेल फॉर हिज 35 वर्क्स ऑफ फेथफुल सर्विस। बैंक ने उसे एक हार्टफेल्ट मतलब उसके दिल को खुश कर देने वाला फेयरवेल दिया था एक आदमी को, उसके मतलब होंगे कोई एम्प्लॉय, उनको दिया होगा 35 ईयर्स फॉर फेथफुल सर्विस, मतलब एक वफादारी सर्विस निभाया 35 साल तक उसके एम्प्लॉय ने, तो बैंक ने ऐसा दिया, ठीक है।
बेड्स का मैंने एक सेंटेंस बनाया, द गार्डनर टेंड्स टू द फ्लावर बेड्स विथ केयर, गार्डनर ने फ्लावर बेड्स को केयर के साथ टेंड किया, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है। बेड्स मतलब तो आपको पता, स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि हमें हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड देना, मतलब वर्ड का एक अप्रोप्रिएट फॉर्म देना है ब्रैकेट्स में से लेकर के, ठीक है। तो पहला है द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश जज, ठीक है। तो आंसर पे चलते सीधा, द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वाज मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जज का जज से 2 फॉर्म निकला गया, पहला में यहाँ पे डैश था और यहाँ पे डैश था, ठीक है। तो जज और फिर सेकंड में है जजमेंट। ऐसी सेकंड, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। तो इसमें ब्रैकेट में क्या है, डिफर, तो हमें 2 फॉर्म में अप्रोप्रिएट 2 फॉर्म में डालना है, अप्रोप्रिएट वर्ड का 2 फॉर्म डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डैश यहाँ पे हैं, ठीक है। तो डिफर का हो गया पहला में डिफरेंस और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें डिफर्ड होगा, ठीक है। दूसरा ब्लैंक में एक फॉर्म होगा डिफर्ड। थर्ड है, इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो देखो आंसर इसमें ब्रैकेट में है, तो इसमें दोनों फॉर्म सेम ही है, आंसर और आंसर, ठीक है। 4 है, इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब देखो यहाँ पे नेसेसरी है, नेसेसरी ब्रैकेट में, और यहाँ पे 2 ब्लैंक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहला में नेसेसरी नहीं है और सेकंड में नेसेसिटी है, ठीक है। लाइक फॉर्म आ गया। अब 5th है, हर्मिट आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। अब देखो यहाँ पे वाइज है, वाइज ब्रैकेट में और 2 ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये वाइज है, एक में वाइज नॉर्मल रह गया और एक में दूसरा फॉर्म बना विजडम, ठीक है। और 6th यहाँ पे ये है, द कमिटी हैड डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। द कमिटी ने डिसाइड किया कि जगदीश को कैप्टन बनाया जाए, टीम का डिसीजन सबने अच्छा समझा, ठीक है। डिसाइड यहाँ पे है ब्रैकेट में, और जो ब्लैंक था उसमें ये और ये है ब्लैंक में, ठीक है। डिस यहाँ पे जो 2 ब्लैंक है वो ये है, और एक में डिसाइडेड गया और एक में डिसीजन गया, ठीक है। 7th का जो ब्लैंक में मतलब सेकंड का जो ब्रैकेट में है वो फॉरगिव, और यहाँ पे 2 बार फॉरगिव का यूज़ किया, मतलब 2 बार फॉरगिव नहीं है लेकिन फॉरगिव टाइप में ही तो है। एक में पहला वाला में फॉरगिवनेस और सेकंड में फॉरगिव है, ओके। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला कोई क्वेश्चन नहीं रहा, अगला एक लास्ट पोएम रहा है, द स्क्वायरल, ठीक है। तो एक 10 स्क्वायरल लास्ट पोएम बचा, इसे पढ़ लेते हैं। उसका क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 45 मिनट्स में ज़्यादा नहीं होने दूंगा, ओके। कितना मुझे 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होने दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। ये पोएम बहुत छोटा है और इसे लिखा किसने, बहुत बड़ा नाम है, मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ओके। ये स्क्वायरल एक, तो क्वेश्चन में मतलब ये है पोएम, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, वो अपने टेल को एक क्वेश्चन मार्क की तरह उठाता है, देख रहे हो, ऐसे ऐसे करता है, जैसे देखो ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन मार्क, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उसने भी अपने पूंछ को ऐसे ही टाइप में उठाया है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और उस पर ओवर कोट लगा हुआ है ग्रे कलर का, ठीक है। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो सीधा खड़ा होता है नट खाने के लिए, यहाँ पे नट है, यहाँ पे नट खाता है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, वो उसे पसंद है लोगों को परेशान करना, उनके साथ खेलना। एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, और अगर वो अपने उस पेड़ से भाग जाता है तो वो दूसरा रास्ता निकाल लेता है उस पर चढ़ने का या फिर वहाँ से जाने का, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा पोएम। अब इसके 3 क्वेश्चन है, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वाई डज द पोएट
Why does the poet say that the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel for or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि स्क्वायरल ने एक क्वेश्चन मार्क ऑफ अ टेल पहना हुआ है? एक स्क्वायरल को बनाओ और उसका पिक्चर स्क्वायरल का बैठा हुआ बनाओ, ठीक है, और एक पिक्चर ढूंढो जिसमें स्क्वायरल ग्राउंड पे बैठा हुआ हो। अब उसके टेल को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये भी करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैं इनका हर पार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी की तरह ही है, कुछ क्वेश्चन जो इसमें मेन होंगे। सेकंड है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? व्हाट डू यू से? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारे खुद के करने का तरीके से है, ठीक है, लेकिन तो भी मैं इसे कर ही बता ही दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे को आइडिया मिल जाए। क्या मतलब सेकंड क्वेश्चन है कि क्या एक एनिमल टेल को पहनता है? क्या कहा जाएगा उसे? अब सोचो कि एक एनिमल जो है वो एक कोट को पहन ले, तो अब एक तुम डिक्शनरी से कंसल्ट करो और तुम्हें पसंद आए तो वियर को तुम डिफरेंट वेज में यूज करके भी दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन में अच्छा है कि लाइक टू टीज एंड प्ले विद टीजिंग वोम हाउ। कहानी में लिखा हुआ है कि उसे टीज करना बहुत पसंद है और खेलना पसंद है। तो कौन किसे परेशान करता है, मतलब चिढ़ाता है? टीज मतलब चिढ़ाना होता है, और कैसे है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन था कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि स्क्वायरल ने क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल पहना है। तो आंसर है, द स्क्वायरल टेल appears upturned in the form of a squirrel क्वेश्चन मार्क। तो जो स्क्वायरल का टेल है वो ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि वो एक क्वेश्चन मार्क का फॉर्म देता है, ऐसे करके लगता है ना कि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क नॉर्मली ऐसा होता है और ये भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हैंस जब पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इसलिए पोएट ने कहा कि स्क्वायरल एक क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल पहना है। और ये यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है एक स्क्वायरल का, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे बैठा हुआ है ज़मीन पे। और सेकंड क्वेश्चन था कि क्या सच्ची में एनिमल्स एक टेल पहनते हैं? तुम्हें क्या लगता है? और क्या एक एनिमल कोट पहनेगा तो कैसा लगेगा, क्या होगा, ठीक है। तो आंसर है नहीं, अजीली जो है वो मतलब ज़रूरी नहीं है। वी से द एनिमल हैज़ अ टेल, हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल के पास एक टेल है। इट इज़ अ पोएटिक एक्सप्रेशन टू से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल। एक पोएटिक एक पोएम के लिए एक्सप्रेशन है जिसमें कहा जाता है कि एनिमल ने टेल पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन टेल उनका होता है। थर्ड क्वेश्चन था कि उसे चिढ़ाना और खिलना बहुत पसंद है। तो किसे और क्यों किसे चिढ़ाना पसंद है और किसको और कैसे? तो यहाँ पे आंसर है, द स्क्वायरल लाइक्ड टू टीच एंड प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स। जो स्क्वायरल है उसे पसंद है पोएट और उसके दोस्तों के साथ खेलने में और उन्हें चिढ़ाने में। इट वुड सेट अप स्ट्रेट ईटिंग नट्स टीजिंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम द टॉप एंड इफ दे रैन अराउंड द ट्री इट वुड गो अवे। और वो क्या करता है, वो बैठ के खड़ा होके मतलब मतलब वो खड़ा हो जाता है नट्स खाने के लिए और वहीं से बच्चों को परेशान करता है, चिढ़ाता है ऊपर से ही। और अगर वो लोग पेड़ से चले जाते, सब भाग जाते हैं जो परेशान हो रहे होते हैं, तो वो भी फिर चला जाता है, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सो अब ख़त्म होता है भाई पूरा कहानी। पोएम का भी मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया, पोएम भी समझा दिया अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक गेम आपके ऊपर है, आपको जितना लाइक करना हो करिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, जिससे कि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय।